औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया आज के इस वेबिनार को ज्वाइन करने का। स्टार्ट विद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PSX का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज यहाँ आऊँ और आपसे इस टॉपिक पर कुछ बात कर सकूँ। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अता सिद्दीकी है। मैं बतौर माहिर मईशत या इकोनॉमिस्ट इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एक मालियाती इदारा है जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनाया गया है, जिसका मकसद दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस की फ़रोग है। तो हमारा प्राइमरी काम गवर्नमेंट्स, इस्लामिक बैंक्स, तकाफुल कंपनीज और कॉर्पोरेट की क्रेडिट रेटिंग्स करना है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस। तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली होती क्या क्या है, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और किस तरह से इस पॉलिसीज में जो जो तगय्युर आता है, जो जो चेंजेस आते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक आउटलाइन बताता चलूँ कि हम आज क्या क्या चीज़ें उस चीज़ में आज की प्रेजेंटेशन में कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक मैक्रो इकोनॉमी का तस्करा करेंगे। मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमी कौन कौन से फैक्टर्स है, किस तरीके से उसमें ब्रॉड आ रहे होंगे। ऑब्वियसली हमारे टॉपिक क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पे है, तो हमारा ज़्यादा फोकस आगे आके मॉनेटरी पॉलिसी पे होगा और उस पर हम डिटेल में जाके उसका तस्करा करेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर हम आएंगे, जैसे मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फिर ये करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल किस किस तरीकों से होती है, जिसे हम इकोनॉमिक्स टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। इसलिए मैं आऊँगा, इसमें मजीद बात करूंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी एस्पेक्ट डिटेल में जाएंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, रिसोर्सेज रिटर्न की थोड़ी सी थ्योरेटिकल बेसिस पे जाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आखिर में हम कवर करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है विच इज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में से हमारे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब 5.75 से 13.25% में हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया 2 सालों में। तो उसकी वजूहात क्या हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट की ओवरऑल ऑन द मार्केट, और उनके जो शेयर्स हैं या मेजर मेजर सेक्टर्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, राइट। सो हम आते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स पे। जैसे मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी हमारा टॉपिक है, तो उस पर हम आगे आके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी फिस्कल पॉलिसी। ये स्लाइड डालने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं कि जनरली मैक्रो इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही होती है, उसके मेजर एरियाज कौन कौन से। जैसे मैं आपको बताया कि मैं क्रेडिट रेटिंग से ताल्लुक रखता हूं, तो हम गवर्नमेंट्स की या कंट्रीज की रेटिंग्स कर रहे होते हैं। तो जो भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो जनरली इन 5 से 6 फैक्टर्स को देख रही होती हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। ओके, so the first one is the fiscal policy. Fiscal policy basically गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है। इट्स द बैलेंस शीट ऑफ गवर्नमेंट। बैलेंस शीट से मुराद ये है कि ऑब्वियसली किसी बैलेंस शीट में उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज आ रही होती हैं। गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में उसका रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर आ रहा होता है, राइट। सो आपने सुना होगा कि टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई और FBR ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं या चेंज कर दिए हैं, या नए टैक्सेस मेजर्स लाए जा रहे हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो वो सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू या अपनी जो आमदनी है वो किस तरीके से बढ़ा सकती है। दूसरी साइड आती है एक्सपेंडिचर साइड। उसमें ये देखा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है और उसे भी ऑब्वियसली कंट्रोल करने की कोशिश आती है। तीसरी चीज आती है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर विच इज योर सरप्लस या डेफिसिट होता है हमारा, उसे हम फिस्कल सरप्लस या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इन एसेंस फिस्कल बैलेंस। तो अगर तो वहां पे सरप्लस है तो सारी चीजें सही है, ऑल हंकी डोरी। बट अगर वहां पे डेफिसिट आ रहा है तो उस डेफिसिट को मीट कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट किस तरीके से उस डेफिसिट को मीट करेगी, तो उसकी फाइनेंसिंग का रोल जो है फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा इज द एक्सटर्नल बैलेंस एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सटर्नल बैलेंस से मुराद ये है कि आपने यकीनन न्यूज़ सुनी होगी कुछ अरसे पहले कि हमारा करंट अकाउंट बहुत अरसे बाद जो है वो सरप्लस में आया है। तो करंट अकाउंट और उसकी सारी तरह मैनेजमेंट एक्सटर्नल बैलेंस या बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होती है। अगर मैं आपको बहुत ब्रॉडली बताऊं तो करंट अकाउंट बैलेंस में 3 फैक्टर्स है। फाइनेंशियल अकाउंट भी आ रहा होता है, कैपिटल अकाउंट भी आ रहा होता है, और बट जो उसका मेजर पोर्शन होता है दैट्स योर ट्रेड बैलेंस। ओके, तो ट्रेड बैलेंस में हम ये देख रहे होते हैं कि किसी भी मुल्क की बरामदात क्या है और दरामदात क्या है। ओके, तो एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट्स का कंपैरिजन होता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आपकी इंपोर्ट्स से ऊपर होती हैं, यानी आपकी बरामदात आपकी दरामदात से बड़ी होती हैं, तो आप सरप्लस में होते हो।
लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से बढ़ जाती हैं तो आप जो है वो डेफिसिट में चले जाते हो। तो उस डेफिसिट को मीट करने के लिए अगेन आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आपकी डॉलर्स में हो रही होती हैं, व्हिच ब्रिंग मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज नेक्स्ट एरिया इन फैक्ट, व्हिच इज डेट प्रोफाइल। डेट जो कर्जा किसी भी मुल्क ने लिया हुआ है वो भी अगेन दो तरीकों का होता है, या तो वो डॉलर टर्म्स में होगा या वो पाक रुपी या लोकल टर्म्स में होगा। तो अगर तो डेफिसिट एक्सटर्नल बैलेंस में आया है या ट्रेड बैलेंस की वजह से आया है तो आपको हमेशा डॉलर डिनोमिनेटेड डेट उठाना होगा, और अगर वो फिस्कल पॉलिसी से है, गवर्नमेंट में आया है, तो वो लोकल करेंसी में आप उठाते हो। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जनरली रिजर्व की कंडीशंस क्या हैं, रिजर्व डेट की मेच्योरिटी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन क्या है। एंड द लास्ट थिंग इज द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर हम इस तरह से देख रहे होते हैं क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का जनरली इकोनॉमी में बहुत गहरा रोल होता है, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि मनी की जितनी सप्लाई डिमांड है वो सारी फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू मैनेज कर दी होती है। और फाइनेंशियल सेक्टर का साइज जनरली बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर इकोनॉमीज में जो फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल मैं टर्की की बात करूं तो टर्की का जो है वो फाइनेंशियल साइज या एसेट जो है वो बैंकिंग के वो उनकी जीडीपी के बराबर है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वो जीडीपी का 2.5 टाइम्स भी है, ठीक है। तो उसका साइज क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर नीचे बैठता है या वो डाउनफॉल की तरफ जाता है या रिसेशन में आता है तो ओवरऑल इकोनॉमी रिसेशन में जाती है। येट अगेन ऑब्वियसली हमने देखा 2008 की क्राइसिस अगर आपको याद हो तो अमेरिका से शुरू हुए और वो सारी चीजों से फिर आप पूरी दुनिया जो है वो आके उससे इम्पैक्ट हुई, क्योंकि यूएस बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी उसने सारी चीजों को इम्पैक्ट किया। तो शुरू फाइनेंशियल सेक्टर से हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल में, उसके बाद पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने उसके जो है वो असरात देखे। ऑलराइट, सो कमिंग टू माय एक्चुअल टॉपिक व्हिच इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डील करती है, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो क्वांटिटी ऑफ मनी को, ठीक है। आप जानते हैं कि हर मईशत में कुछ पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। आपके वॉलेट में कुछ 1000 रुपए पड़े होंगे, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े होंगे, ठीक है। आपने कुछ बॉन्ड्स लिए होंगे, आपने कुछ शेयर्स लिए होंगे, तो ये एक अमाउंट होती है, ठीक है, जो कि किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही होती है। तो ऐसा नहीं होता कि ये अमाउंट अननोन होती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक, हर सेंट्रल बैंक जो है वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहा होता है, कोशिश नहीं कर रहा होता बल्कि कैलकुलेट कर रहा होता है, जिसे मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं, जिसकी डिटेल में मैं बहुत नहीं चाहूंगा, बट वो ये कैलकुलेशन है मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो ये बताती है कि इस वक्त कितना पैसा आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है। ओके, तो इस पैसे से क्या होता है, ऑब्वियसली अगर पैसा जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर पैसा कम होगा तो आप जो है वो डिफ्लेशन की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो उस पैसे की डिमांड और सप्लाई को स्टेट बैंक जो है, सेंट्रल बैंक और हमारे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो से मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसका अगर मैं अगेन स्टेट बैंक, क्योंकि मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बात करूंगा, तो एज पर द स्टेट बैंक एक्ट ऑफ 1956 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, दैट इज टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड अटेन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ऑलराइट, दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे। पहला ये कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे। मॉनेटरी स्टेबिलिटी से मुराद ये कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, जो पैसा हो वो अपनी कदर बहुत ज्यादा तेजी से लूज ना करे, ठीक है। आगे हम स्लाइड्स में इन्फ्लेशन की बात करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोनॉमी है वो अपनी पूरी तरह जो उसकी प्रोडक्टिव एबिलिटी है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, उसे इस्तेमाल करते हुए ग्रो हो रही है। उससे मुराद क्या है, ऑब्वियसली अगर प्राइस स्टेबिलिटी है तो आपकी इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी रहेगी, जो कि हम आगे आके देखेंगे, और आपका मईशत का पहिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो सही तरीके से घूमता रहेगा, वो सही तरीके से काम करता रहेगा, और आपकी इकोनॉमिक थ्राइविंग इकोनॉमी होगी जो बेहतर ग्रो कर रही होगी और अपनी तमाम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर रही होगी। ऑलराइट, so in SBP view, the best way to achieve these objectives on a sustainable basis is to keep inflation low and stable. सही, तो मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की क्या चाहती है, स्टेट बैंक की क्या चाहती है, वो चाहती है कि इन्फ्लेशन लो रहे और स्टेबल रहे, which may bring you to my next question. आप शायद सोचेंगे ओके, अगर पॉलिसी ये है कि इन्फ्लेशन लो और स्टेबल रहनी चाहिए, तो अभी वो लो और स्टेबल क्यों नहीं है, और अभी इन्फ्लेशन ट्रेंड ऊपर क्यों जा रहा है, और अभी हमारी इन्फ्लेशन 10-11% पे क्यों पहुंच चुकी है। तो इस सवाल को जानने के लिए आएंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को हम तस्करा करेंगे, हम जिक्र करेंगे, और हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन एक्चुअली है क्या। तो इन्फ्लेशन, या उर्दू में से हम इफरात ज़र कहते हैं, इज एक्चुअली अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी।
ऑब्वियसली अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप देख रहे होंगे कि जब से आपने होश संभाला है चीजों के प्राइसेस बढ़े ही हैं, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ जर्नली कि प्राइसेस कम हो रहे हों। अच्छा, इन रियलिटी हो सकता है प्राइस कम ना हो, इसकी मैं एग्जांपल आके आपको बाद में देता हूँ, बट इन्फ्लेशन इज जर्नली द सिचुएशन इन राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। वो ये दिख रही होती है कि ऑन अ टाइमलाइन बेसिस जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीज के प्राइस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन बता रहा होता है चेंज। चेंज से मुराद ये कि एक बेस ईयर या एक रेफरेंस पॉइंट पे आके कैलकुलेट करने की हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि पीछे से जो है वो इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट का सॉरी इन्फ्लेशन का किस तरीके से आ रहा है और वो कितनी ऊपर जा रही है। इसे आसान लफ्जों में अगर हम, जो मैं लेफ्ट साइड पे आपको एक कॉफी के कप नजर आ रहे होंगे और उसके साथ कुछ कॉइन्स नजर आ रहे होंगे, तो ये एक चार्ट है जो ये बता रहा है कि अमेरिका में 1970 में, ऑब्वियसली इलस्ट्रेटिव है, एक एग्जांपल है कि 1970 में एक कॉफी का कप $0.25 का मिलता था, फिर वो बढ़ के 0.45 का हुआ, फिर 0.75, 1 और 1.25 से अब 2019 में वो 1.59 का मिलता है। तो अगर जो मैं ये देखना चाहूँ कि इस वक्त इन्फ्लेशन किस तरीके से है इस इकोनॉमी में, सिर्फ अगर मैं सोचूं कि बास्केट ऑफ गुड्स, जो मैं भी आपको थोड़ा सा देर में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो मेरा सिर्फ कॉफी कप है, तो मैं इन्फ्लेशन किस तरीके से निकालूंगा। मैं अगर 2019 और 2010 के बीच में निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 1.59 से 1.25 को माइनस करूंगा और इसे 1.25 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, सो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ चेंज। तो कैल्क से मैं अगर चेंज निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि प्राइस डिफरेंस कितना हुआ है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जैसा कि आप देख रहे हो 1970 में $0.25 की कॉफी थी। ओके, तो 1970 में $1.5 की आप 6 कॉफीज खरीद सकते थे, लेकिन 2019 में आपको $1.5 में एक कॉफी भी नहीं आ रही, वो $1.59 की आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। आपके पास पैसे तो उतने ही रहे, लेकिन उससे जो चीज आप खरीद पा रहे थे वो चीज कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाउस होल्ड से अगर आप देखते हैं और आप अपने घर का बजट संभालते हैं तो आप ये चीज नोट कर रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि ग्रोसरी की कीमत हर महीने बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बास्केट सेम रखूं तो अगर आपका घर का बजट का खर्चा फॉर एग्जाम्पल 5,000 का आया था तो शायद इस दफा वो 5,300 5,400 का हो गया, 5,500 का। दिस इज वेयर यू एक्चुअली फील दी एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हो क्या रहा होता है, कैलकुलेट एक्चुअल बेसिस पे किस तरीके से होती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये काम करता है, पीबीएस जिसे हम कहते हैं। उन्होंने एक बास्केट बनाई हुई है जो तकरीबन 400 रफली अराउंड प्रोडक्ट्स की एक बास्केट है, जो कि हर हफ्ते या हर महीने जाके उन प्राइसेस को कैलकुलेट एक्चुअल प्राइसेस देती है और उस पर फिर कैलकुलेट करती है कि वो प्राइसेस किस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे मैंने नीचे ग्राफ दिया हुआ है विच इज द वेटेड कंट्रीब्यूशन टू सीपीआई इन्फ्लेशन, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा कहां से आ रही है। राइट, सो अगर आप शुरू में देखें अक्टूबर 2018 से, तो आपको हरा वाला जो पोर्शन है विच इज योर हाउसिंग, विच इज योर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल, इसका पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है और जनवरी तक ये जाके और ज्यादा एक्सपेंड होता है। वो टाइम जिस वक्त जो है वो टैरिफ चेंज हुआ था, जिस वक्त जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो फ्यूल वगैरह का इम्पैक्ट जो है वो इन चीजों में नजर आ रहा था। लेकिन अगर आप फेब्रुअरी ऑनवर्ड देखें, मार्च से, तो आपको जो फूड प्राइसेस हैं उसके प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हमेशा से लेके फूड प्राइसेस और जो आपकी फूड प्राइसेस जो और जो आपके हाउसिंग प्राइसेस हैं, ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और जो स्केल आता है जिसपे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पीबीएस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इन दो कंपोनेंट्स का ही है। ओके, सो दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज हाउ इट्स कैलकुलेटेड। उसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी ऑब्वियसली परचेजिंग पावर कम हो गई, और ये मेजर फैक्टर्स हैं। ये जो बाय द वे जो लेफ्ट पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज फ्रॉम द इन्फ्लेशन मॉनिटर, दिस इज द रीसेंट graph that is available at the SBP website। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इन्फ्लेशन मॉनिटर पब्लिश करता है विच इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें आपको सारी तमाम तर इन्फ्लेशन की गाइडेंस मिल जाती हैं, आपको नंबर्स मिल जाते हैं, आपको इवन सिटी वाइज ब्रेकअप भी मिल जाता है। तो आप देखना चाहते हैं कराची में क्या इन्फ्लेशन है, उसमें इस्लामाबाद में क्या इन्फ्लेशन है, तो आप उससे वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन के दो जनरली कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम कोर इन्फ्लेशन, दूसरे को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन ऑब्वियसली मतलब से जाहिर है, कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो कि एक्चुअल इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं विच इज द एक्चुअल द डिफरेंस अगर मैं बता दूंगा आपको, हेड इन्फ्लेशन भी क्लियर हो जाएगी कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट या जो हाउसिंग वाला फैक्टर था और लास्टली फ्यूल रिलेटेड,
और जो फूड रिलेटेड है, ये दो फैक्टर, फ्यूल और फूड, ओके, या एनर्जी और फूड, ये वॉलेटाइल फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं तो फौरन आपकी इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चली जाती है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या करती है, वो इन दोनों को रिमूव करती है और ये देखती है कि यार इन चीजों को हटा के मेरी इन्फ्लेशन कहाँ पे चल रही है। तो वो कोर या स्टेबल इन्फ्लेशन हम उसे कह सकते हैं। जर्नली कोर इन्फ्लेशन एक यूजुअल पाथ फॉलो कर रही होती है, बट ऑन द अदर साइड हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसमें ये दोनों वॉलेटाइल चीजें भी मौजूद होती हैं, तो उसमें जल्दी फ्लक्चुएशन आ रही होती है, फ्लक्चुएशन हमें देखने में मिल रही होती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कंसीडर्ड टू बी द मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ यूजिंग, बट कोर इन्फ्लेशन आपको जनरली बताता है कि इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है। अच्छा, बिफोर आई मूव टू द फिशर इफेक्ट, एक सिर्फ केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हिच इज ऑफ जिम्बाब्वे। एक अक्सर सवाल आता है कि भाई फॉर एग्जांपल डेट अगर बहुत ज्यादा है तो स्टेट बैंक हैज द अथॉरिटी वो नोट छापे और नोट छाप के जो है वो अपना डेट रीपे कर दे। तो इस वजह से नहीं करता कि अगर वो नोट छापना शुरू कर देगा तो कोई क्वांटिटी ऑफ मनी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसका कोई देयर इज नो वे बैक, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन रिसेशन। जिम्बाब्वे में 2007 में ये इंसिडेंट हुआ था। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड रीड इट, आपको मजा आएगा उस चीज को पढ़ के। जिस वक्त इन्फ्लेशन बिलियंस ऑफ लाइक कई बिलियन हो गई थी, रोज की इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे की उस वक्त 98% थी। तो अगर कॉफी का कप आज $1.5 में तो अगले दिन वो $3 पे हो जाता था, उससे अगले दिन वो $6 पे हो जाता था, राइट। तो इट इज जस्ट वन एग्जांपल। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चीज को लेके व्हिच इज फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट एक्चुअली ये बता रहा होता है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है वो ड्राइव कर रही होती है आपकी एनवायरनमेंट या आपकी इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जिसे हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इट शुड आइडियली बी पॉजिटिव। रियल इंटरेस्ट रेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेविंग अकाउंट में जो है वो 100 रुपए पड़े हुए थे, रखे हुए थे, और आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट इस वक्त लेट्स सपोज 5% था, ओके। तो अगले साल जो पैसे बढ़ के हो जाएंगे वो 105 रुपए हो जाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन 10% थी, तो आपका जो खर्चा हो गया वो कितना हो गया, 110 हो गया, ओके। तो आपका 5 रुपए का एक्चुअल लॉस हो गया या रियल लॉस हो गया ऑन योर सेविंग डिपॉजिट्स। तो उस चीज को पॉजिटिव रखने के लिए हर मुल्क का सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव, रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखे। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट से मिलाते हैं, मेरी मुराद पॉलिसी रेट की है। पॉलिसी रेट वो रेट होता है जिसपे जो है वो सेंट्रल बैंक बैंक्स को पैसे देता है कि वो आगे अवाम को या कंज्यूमर्स को या कॉर्पोरेट्स को पैसे दे सकें। तो ये जो 13.25% है, दिस इज दैट रेट जो कि स्टेट बैंक देगा बैंक्स को, और ऑब्वियसली उस पर कुछ मार्जिन रख के, स्प्रेड रख के बैंक्स जो है वो आगे आपको ज्यादा रेट्स पे जो है वो इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे। तो इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव। नीचे आप ग्राफ देख सकते हैं, हिस्टोरिकली हमने फिशर इफेक्ट को फॉलो किया है अदर देन 2009 में, जिस तरह अभी इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, 2009 में भी सेम एनवायरनमेंट था, हमारी इन्फ्लेशन इवन 30% पे चली गई थी, ओके, और हमारा पॉलिसी रेट रहा था 15% पे। तो उस वक्त नेट इंटरेस्ट रेट था हमारा, रियल इंटरेस्ट रेट -5%, ओके। तो ये हुआ है, और जनरली रिसेशनरी इन्वायरमेंट जहाँ पे होती है वहां पे ऐसा होता है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट आई वांटेड टू कम डिटेल, बट थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट रेट किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो इंटरेस्ट रेट ऐसे आपको पता है कि 104 105 से वो 155 164 पे भी गया, फिर वापसी 155 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। तो इट इज लार्जली एन एट्रीब्यूट ऑफ और अ फैक्टर ऑफ करेंसी डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपके पास डॉलर्स इकोनॉमी में ज्यादा होंगे और पैसे डॉलर्स की डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो एक्सचेंज स्ट्रांग रहेगा। अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो उसका आपके एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो इम्पैक्ट कर रही होती है ग्लोबल ट्रेड। तो अगर डॉलर पूरी दुनिया में जो है वो स्ट्रांग हो रहा है दूसरी तमाम तर करेंसीज के साथ के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी करेंसी पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज एक टर्म यूज होती है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आई वोंट गो इनटू डिटेल, बट ये एक स्केल है जो बताता है, या इंडेक्स है जो बताता है कि इस वक्त करेंसी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अगर तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 पे है, इसका मतलब कि आपकी करेंसी बिल्कुल सही वैल्यू है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसी, जिसके अगेंस्ट हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये 100 से ऊपर जाता है, इसका मतलब आपकी करेंसी ओवर वैल्यू है या उसकी वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा है। अगर वो नीचे आ जाता है
तो इसका मतलब कि आपकी करेंसी की वैल्यू एक्चुअली अंडर वैल्यूड है, व्हिच मींस दैट यू आर डूइंग गुड। तो पिछले 4 सालों अगर मैं 2015 से देखूं तो रुपी जो है वो ओवर वैल्यू चल रहा था, बट जून 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम 90 पे हैं, विच इज अंडर वैल्यू। तो आई हैव हाई होप्स के हमारी करेंसी आगे जाके जो है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो है वो कोई हम शॉक उसमें नहीं देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक्सचेंज रेट रिजीम्स अगेन डिफरेंट रिजीम्स होते हैं जिसपे कर रही होती हैं। एक रिजीम होता है, दो मैं मोटे मोटे बता दूं आपको जो मेजर है, विच इज पैक करेंसी। पैक करेंसी ये होती है कि आपने पैक कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल इस मिडिल ईस्ट में हुआ है कि जो डॉलर है राइट, वो जो आपकी करेंसी है वो एक पर्टिकुलर पैरिटी में डॉलर के साथ चलेगी। जिस तरह अगर ओमान की एग्जांपल दूं मैं, तो ओमान जो दीवार है वो 2.6 डॉलर्स के बराबर है। तो जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाता रहता है ओमान रियाल ऊपर जाता रहता है, जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है ओमानी रियाल नीचे आता रहता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो टाइप्स होती हैं, एक कहते हैं हम मैनेज फ्लोट और दूसरी कहते हैं फ्री फ्लोट। मैनेज फ्लोट ये होती है जो हमारा हमेशा से रहा है पाकिस्तान का स्टैंस कि वो फ्लोटिंग होता है बट एक पर्टिकुलर रेंज में उसे मैनेज किया जाता है। और दूसरी आती है फ्री फ्लोट। आप एक्सेप्ट देख रहे होंगे ये IMF की जो रिसेंट रिव्यू आया है 2019 में, दिसंबर 19 2019 में, तो उसमें उसने IMF ने ये कहा है कि द फ्लेक्सिबल मार्केट डिनोमिनेटेड एक्सचेंज रिमेन्स एसेंशियल टू द क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी। ऑलराइट, सो वो ये कह रहे हैं कि हमें फ्री फ्लोट इज द की टू एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो हम उसमें कुछ तरफ जा भी रहे हैं। जब भी आपने देखा कि 1964 से वापस आ गया, अगर हम मैनेज फ्लोट पे होते तो वो इतना ज्यादा मूव नहीं करता। बहरहाल अभी इसमें कंफ्यूजन है, ये कोई हतमी मैं नहीं कह सकता कि हम फ्री फ्लोट पे जा चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारे स्टेट बैंक गवर्नर की जो हमारे रिस्पेक्टेड साहब है उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि नहीं हम मैनेज फ्लोट पे रहेंगे। तो दिस इज समथिंग अनसर्टेन कि हम मैनेज फ्री पे जा चुके हैं या जा रहे हैं या ट्रांजिशन में हैं। बकौल IMF हम ट्रांजिशन फेज में है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आल्सो इम्पैक्ट दी। अच्छा, आखिरी थोड़ा सा दूंगा एक कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वर्सेस रिटर्न। ये आगे आगे हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होगा। रिस्क वर्सेस रिटर्न ये कि एक कोट आपने सुना, हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। तो जहां पे आपको रिस्क ज्यादा मिलता है, जहां पे आपको पैसे गंवाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट इज कंसीडर्ड टू बी अ कंपैरेटिवली वॉलेटाइल मार्केट, जहां पे आपको एज कम्पेयर टू बॉन्ड मार्केट, जो हमारी मनी मार्केट है, वहां पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे पैसे कम होते हैं जबकि उसका रिटर्न भी कम होता है। स्टॉक मार्केट में पैसे लूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका रिटर्न भी ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग ये बहुत वॉलेटाइल है या बहुत ज्यादा जी कोई है, इट्स ऑलवेज द मिक्स बिटवीन द टू। अच्छा, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का। दिस इज समथिंग जो कि बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि एवरीथिंग हमारी इकोनॉमी में, एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इज गोइंग टू द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। Obviously this is an extremely non-political statement, but पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक को ऑटोनोमस या आजाद डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट समझा जाता है या कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आपकी पॉलिटिकल विल है या आपके जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो टाइम बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन हैं अभी अमेरिका में, तो वो 4 साल के लिए हैं, फिर वो मूव होके जो भी इलेक्शन होंगे सारे डेमोक्रेट्स आ जाए या रिपब्लिकन वापस आ जाए। पाकिस्तान में जो मेजर पार्टी है, आपको पता है पहले इट वाज PMLN, फिर PTI, फिर PPP, फिर PTI। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि कोई ऐसा इदारा हो जो इन पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मद्दे मुकाबिल ना रखे, उन्हें फुलफिल ना करे, बल्कि एक एक्चुअल प्योर ट्रू पिक्चर दिखाए आपकी इकोनॉमी की, which has been criticized by all over the world। मैंने ट्रम्प की आपको डोनाल्ड ट्रम्प की एक ट्वीट लगाई है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा फेडरल रिजर्व पे हमेशा जो है वो तनकीद करते रहते हैं और बोलते रहते हैं इंटरेस्ट रेट नीचे ले आओ, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव पे ले आओ, और जी ये जो है वो गवर्नर को चलाना नहीं आता, ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड ही इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Then Turkey में भी we have been experiencing the same thing, the central bank governor पे बहुत ज्यादा तनकीद होती रही है। तो जो चीज समझने की है वो ये है कि सेंट्रल बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, पाकिस्तान में भी है, जो अपने तरीके से चीजें चेंज कर रहा होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है,
हाँ, गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल टैरिफ्स बढ़े तो टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यस। और देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में आने कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए, हमेशा रहती है, व्हिच इज गुड थिंग, होना चाहिए। बट ये कह देना कि जी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है तो गवर्नमेंट की कामयाबी है, स्टॉक मार्केट नीचे गई है तो गवर्नमेंट की नाकामी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज पे इतना ज्यादा बात नहीं की जाती, दुनिया में तो बहुत ज्यादा की जाती है, हमारे भी ऑब्वियसली की जाती है। मैंने आपको ऊपर जो है वो एक्सचेंज रेट के साथ IMF का वो भी दिखाया था कि उसमें अगर मैं पीछे जाऊं तो उसमें जो अभी लास्ट है आपकी वो निकलता है कि स्ट्रेंथनिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस टू सपोर्ट दीज एफर्ट्स। ओके, तो ये सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस की IMF ने यहाँ पे बात की है, which I assume, which I believe it's pretty independent। तो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कॉन्सेप्ट। तो आइंदा से अगर आपने ये वेबिनार अटेंड कर लिया है और आपके पास पता चल गई है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो है वो जब अपना डिस्कशन करें तो आपको ये पता हो कि हर चीज से गवर्नमेंट का लेना देना नहीं होता। एंड देयर आर इंस्टीट्यूट, स्टॉक मार्केट इंडिविजुअल काम कर रही है, ऑटोनोमस काम कर रही है, सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस काम कर रहा है। ऑलराइट, सो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से काम कर रही होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं उसे जितने आसान अल्फाज में आपको बता सकूं, जितना उसे बेसिक रख सकूं, मैंने रखा है। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, व्हिच इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। हुआ क्या, हुआ ये कि आज से 2 साल पहले हमारी करेंसी बेसिकली करेंसी पे प्रेशर आना शुरू किया हुआ। उसकी वजह से सेंट्रल बैंक को कुछ स्टेप्स लेने पड़े। सेंट्रल बैंक ने जो है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, हमारा डॉलर से पैरिटी खराब होना शुरू हुई, आहिस्ता 104 से 120 पे आया, फिर 30 पे आया और फाइनली वो 164 पे आया, 160 पे आया, 164 तक पहुंचा वापस, आजकल स्ट्रेंथन होता हुआ 155 के अराउंड कहीं जो है वो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सब हुआ तो एक और जो इंस्टेंस विच इज द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट ने क्या किया, उन्होंने ऑब्वियसली जब उसका इम्पैक्ट आके इन्फ्लेशन पे हुआ तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को ऊपर बढ़ाना शुरू किया, जिसे हम इकोनॉमिक्स की टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का, मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक उस चीज को टाइट करे, इकोनॉमी का पहिया टाइट करे ताकि एक्टिविटी कम हो और इन्फ्लेशन वापस नीचे आए। मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग दूसरा है, जिस वक्त रेट्स ऊपर से नीचे आना शुरू होते हैं। तो जब नीचे आना शुरू होते हैं तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग कहते हैं। ईजिंग से मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक इज एक्चुअली सपोर्टिंग द इकोनॉमी, कि अब इकोनॉमी सही है, प्राइस स्टेबल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कंट्रोल होना शुरू हुई है, तो नाउ वी हैव लेजर, नाउ वी हैव टाइम कि हम उस चीज को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें और हम उसे जो है वो कंट्रोल से हटा के थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ लेके आए। ऑलराइट, सो ये इस वजह से सारी चीजें हुई। तो जब ये हो गया तो ये 5.75% पे हमारा इंटरेस्ट रेट था 2018 में, वो वहां से बढ़ना शुरू हुआ, आज वो 13.25% पे है। तो अब हम ये बात करते हैं कि अज्यूम करते हैं एक कंपनी को जिसका टारगेट ये था कि उसे हर साल 10% रिटर्न चाहिए था। ऑलराइट, सो जब से 10% रिटर्न चाहिए था तो उस वक्त उसने क्या किया कि उस वक्त क्योंकि इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट 5.75% पे था तो उसे मार्केट में रेट मिल रहा होगा 7%, 8%, तो उसका वो 10% का टारगेट मीट नहीं हो रहा था। तो उस टारगेट को मीट करने के लिए that company had only one option कि वो क्या करे, डाइवर्सिफाई करे और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न जनरली 15%, 16% ऊपर ही आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट जनरली उसके रिटर्न ऊपर होते हैं, तो वो अपने 10% के टारगेट को मीट कर पा रहा होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ रहा होगा, उसे वो एक्स्ट्रा रिस्क बेयर करना पड़ रहा होगा जो उसे स्टॉक मार्केट से आ रहा होगा। ऑलराइट, तो उसका रिटर्न तो बढ़ा, उसका टारगेट टू मीट हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसका जो है वो रिस्क बढ़ गया। ऑलराइट, बट जब वही पॉलिसी रेट उठ के 5.75% से 13.25% पे गया और उसका टारगेट लेट्स अज्यूम 10% से एक साल बढ़ के 11% हो गया, वो 20% पे नहीं गया, रियलिस्टिक रहा, तो अब उसे स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो बॉन्ड मार्केट में रहते हुए आराम से 14% 15% का रिस्क फ्री रिटर्न उठा सकता है। तो देयर इज नो नीड कि वो स्टॉक मार्केट में जाए और स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्रा रिस्क लेते हुए जो है वो 15% को अटेन करे। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ है उससे डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू। इससे लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया और मनी मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया, जो कि आपके राइट साइड पे ग्राफ पे दिख भी रहा है। ऑब्वियसली इंपैक्ट लैग के साथ आता है, तो अगर आज चेंज हुआ है तो उसका इंपैक्ट अगले 2 से 3 महीने में आएगा। तो यू कैन सी कि जो लाइट ब्लू में BSS 100 इंडेक्स है, आपको दिखेगा कि फरवरी स्टार्ट से नीचे जाना शुरू होता है, कंटिन्यूसली नीचे जाता है ये अराउंड अगस्त सितंबर 2019 तक, और अब फिर हमें ये सर्ज होता है। ठीक है, तो 445 से ये 28,000 तक हमारा इंडेक्स गया था। फिर हमारे क्योंकि जर्नल नॉट मॉनेटरी इकोनॉमी बट इकोनॉमी के हालात बेहतर होने शुरू हुए। मैंने बताया कि आपको करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में आया, फिस्कल में हमारा प्राइमरी डेफिसिट का हमने टारगेट मीट तो नहीं किया बट हम बहुत करीब जो है वो उसमें पहुंचे। तो जर्नली एक ट्रेंड बनना शुरू की हुआ, ठीक है, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ और उस नतीजे में हमारी चीजें वापसी बेहतरी की तरफ जा रही है। आज भी मैं 20 नंबर देख रहा था तो हमारा जो स्टॉक है आज इंडेक्स वो पॉजिटिव ही है, विच इज गुड साइन। तो दिस इज हाउ द मनी फ्लो फ्रॉम द मनी मार्केट टू द कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट टू द मनी मार्केट। अच्छा, ये चीज अगर वापसी 13% से नीचे अगर हम ये अज्यूम करते हैं, हमारी उम्मीद है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगी और ये इंटरेस्ट रेट वापस नीचे जाना शुरू होगा और सेंट्रल बैंक मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आएगा और रेट्स गिराना शुरू करेगा, तो क्या होगा? ये पैसा वापसी इसी टारगेट की बेसिस पे मनी मार्केट से निकल के स्टॉक मार्केट में आना शुरू होगा, विच विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टॉक मार्केट और उसे पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। ओके, ऑलराइट, सो लास्ट टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पीछे ये जो सारी उतार चढ़ाव रहा इंटरेस्ट रेट का, उसका मेजर सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आया। ऑलराइट, तो बहुत डिटेल में जाए बगैर हम 3 एस्पेक्ट पे उस चीज को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट आया उस सेक्टर पे, एक्सचेंज रेट का क्या आया और डिमांड का क्या आया। डिमांड से मुराद ये कि ऑब्वियसली अब चीजें महंगी होती हैं तो लोगों के डिमांड बिहेवियर में चेंज आता है। ओके, या तो वो चीज ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं या वो चीज कम खरीदना शुरू करते हैं या वो डिमांड सेम रहती है। राइट, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, E&P सेक्टर जिसे कहते हैं। इसमें ऑयल कंपनीज आती हैं, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव क्यों रहा? क्योंकि इन कंपनीज की जनरली बोरोइंग नहीं है, तो बोरोइंग नहीं है तो इंटरेस्ट रेट पे इनकी कोई हिट नहीं आई। इन कंपनीज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो USD डिनोमिनेटेड होते हैं, तो एक्सचेंज रेट की इन्हें कोई हिट नहीं आया। फिर तेल तो आपने इस्तेमाल करना ही है, ठीक है, आपने गाड़ी भी चलानी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो आपने ऑयल का इस्तेमाल इज इन इलास्टिक, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं। इलास्टिक डिमांड ये है कि कुछ भी हो जाए आपकी डिमांड वहीं पे रहेगी, आपकी डिमांड को कुछ नहीं होता, आपका तेल बिकता रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज एन इलास्टिक डिमांड, तो इसमें पॉजिटिव रहा। बैंकिंग सेक्टर, अगेन बैंकिंग सेक्टर इज वो सेक्टर है जिसमें ऑब्वियसली फायदा होता है। फायदा क्यों होता है? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि 13.25% पे जो है वो सेंट्रल बैंक दे रहा है बैंक्स को, और ऑब्वियसली उस पर स्प्रेड रख के वो दे रहे होंगे आगे अपने कस्टमर्स को, तो जो उनका स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट 3 मंथ से जो है वो इट हैज बीन हाईएस्ट, तकरीबन 6% पे स्प्रेड चल रहा है बैंक्स का, लोकल बैंक्स का हमारे। ऑब्वियसली वो इट्स गोइंग टू बी श्रिंक, बट इस साल जर्नली बैंक के लिए इस वजह से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बोरिंग लैंडिंग दोनों लोकल करेंसी में होती है, तो एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट नहीं आया। डिमांड इस तरीके से कम हुई कि जब इकोनॉमी का पहिया, मईशत का पहिया स्लो होता है तो NPAs आना शुरू होते हैं या कंपनीज डिफॉल्ट होना शुरू करती हैं, पैसे वापस नहीं करती हैं वो, तो उससे NPAs आते हैं। बट मोस्टली जो स्प्रेड की ग्रोथ है वो आउट ग्रो करती है NPAs की ग्रोथों को। हम इसमें हमेशा पॉजिटिव, ज्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। देन दी पावर एंड जनरेशन सेक्टर, उसमें जो है वो ये भी पॉजिटिव रहा। उसकी वजह ये है कि फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो आप टैरिफ्स के थ्रू कस्टमर्स को पास कर देते हो। एक्सचेंज रेट, अगेन पिछली गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मुआहदा हुआ था जिसमें जो है वो गवर्नमेंट ने 17% का डॉलर डिनोमिनेटेड प्रॉफिट एग्री किया था, तो इररिस्पेक्टिव क्या हो उन्हें अपना रिटर्न मिलना है। एंड अगेन ऑयल सेक्टर है तो डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है, तेल लोग खरीदते रहेंगे। आखिरी पॉजिटिव सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट का इस वक्त इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर वन ऑफ दी जिसे क्या कहते हैं तरजीही दी जाती है इस सेक्टर को, और गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने
से जो है वो कंसेशनरी फाइनेंसिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जो 2-3% पे इन्हें जो है वो फाइनेंसिंग मिल जाती है। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट का सच इम्पैक्ट नहीं आया। इसके अलावा एक्सचेंज रेट का इस वजह से नहीं आया क्योंकि एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर है, तो उसके उल्टा इन्हें फायदा हुआ। और डिमांड ऑब्वियसली जनरली ग्लोबल डिमांड कंसिडरेबली स्ट्रांग रही है, डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, इतना ज्यादा फर्क वहां पे भी नहीं आया है। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसमें हम 3 सेक्टर्स देखेंगे, इसमें 2 का नेगेटिव और 1 का न्यूट्रल है। वो सारे सेक्टर जो कि सिक्लिकल होते हैं या जिनका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा होता है, जैसे कि स्टील हो गया, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, तो सबसे पहले हिट उन्हें एक्सचेंज रेट की पड़ती है, क्योंकि आपको पता है, फॉर एग्जांपल ऑटो को एग्जांपल लूं तो आपको पता है कि सारा जो है चीजें बाहर से आ रही होती है, इंजन से लेके बॉडी तक, और वो यहाँ पे आके असेंबल हो रही होती है। तो जब वो चीज बढ़ी तो उस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगेन, फाइनेंसिंग ऊपर थी, डेट ऊपर था इन कंपनीज में जर्नली, तो उससे जो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ गई, डिमांड इन चीजों की कम हो गई, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन होना कम हो गई, लोगों ने गाड़ियां खरीदना कम कर दी, स्टील के प्रोजेक्ट्स कम हो गए, तो इस वजह से डिमांड में इनका बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट आया है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं ड्यू टू दीज चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। देन फार्मास्यूटिकल का इंटरेस्ट रेट तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि डेट लेवल इतना ज्यादा नहीं है। एक्सक्यूज मी। एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ा क्योंकि जैसे हम फार्मा इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसकी बेसिस पर तमाम तर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो इम्पोर्ट होता है, तो उस पर प्राइस हिट आया। और प्लस फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि फार्मा जो है वो एकदम तेजी से अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकता, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है। तो डिमांड भले से इनइलास्टिक रही, ऑब्वियसली अपनी दवाइयाँ खरीदनी ही है, लोगों ने बीमार पड़ना ही है, हॉस्पिटल चलना ही है, लेकिन क्योंकि वो प्राइस कंट्रोल था, गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दी, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन का हाफ ऑफ द इन्फ्लेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, फिर 15% का भी इंक्रीज दिया, तो उससे समवॉट इट गॉट स्टेबलाइज, बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा फार्मास्यूटिकल का, वी बिलीव कि वो नेगेटिव रहा। देन फर्टिलाइजर की डिमांड स्टेबल रही, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो पास थ्रू करती गई, और कुछ जो मेजर प्लेयर्स हैं एंग्रो वगैरह, उन्हें जो है वो गवर्नमेंट कंसेशनरी रेट पर गैस फराहम करता है। तो इस वजह से ये फर्टिलाइजर सेक्टर जर्नली न्यूट्रल रहा, कुछ जगह पे हमें पॉजिटिव दिखा और कुछ जगहों पे हमें नेगेटिव दिखा। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। हम इसमें जो है वो कुछ सवालात भी लेंगे, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे।
Okay, so कुछ positive comments आए हैं, तो thanks for that. Thanks for liking the presentation. With respect to the sharing of the video, जी बिल्कुल इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी कुछ अरसे में PSX के पेज पे भी और उसके यूट्यूब चैनल पे भी, और वहीं पे आप प्रेजेंटेशन भी जो है वो अवेल कर सकते हैं. So thank you for your time. Thank you for joining us today. Hope it was an informative session for all of you. Stay tuned. We'll be having more such webinars in the future as well. Thank you.